हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिवेटेड जॉइंट। ठीक है। इससे पहले वाले मैंने लेक्चर में वेल्डेड जॉइंट जितने भी था उसके सारे मतलब कि डिजाइन उसका वेल्डेड जॉइंट मतलब आपके थ्रेडेड जॉइंट हो गया, बोल्ट के बारे में हो गया, स्टड्स के बारे में हो गया, स्क्रू के बारे में हो गया, ये सब चीज़ें मैंने पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर रखी हैं। ठीक है। और कोई अगर दिक्कत हो, अगर आपने देखा है तो कमेंट करके उसमें बताइएगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया और इसमें भी बता रहा हूँ कि अगर रिवेटेड जॉइंट की बात करें, अगर हम जॉइंट की बात करते हैं तो दो टाइप्स के, जैसे एक परमानेंट जॉइंट, परमानेंट, ठीक है, और एक टेम्परेरी। परमानेंट इन द सेंस कि अगर हम दो पार्ट को अगर हम जॉइंट करते हैं तो वो परमानेंटली जॉइंट हो जाते हैं। मतलब कि अगर हम उनको डिसअसेंबल या उनको अलग करने की कोशिश करें, का ट्राई करें, तो आपका जो जॉइंट है और जो दो पार्ट हैं उनको बिना आप कुछ तोड़े या उस पर कुछ नुकसान पहुँचाए, बिना नुकसान पहुँचाए, बिना तोड़े आप उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें डेटरेशन होगा उन दो पार्टों का। ठीक है। अब टेम्पररी जॉइंट या सेपरेबल जॉइंट कह दो उन्हें, ठीक है, या नॉन परमानेंट, उसमें क्या होगा कि अगर आपने जॉइंट करा है तो उन्हें आप डिसअसेंबल कर सकते हो और आपके जो दोनों पार्ट हैं, जो दोनों बेस पार्ट हैं जिनको आप जॉइंट कर रहे हो, उनको कुछ नुकसान भी नहीं होगा, ईजिली वो डिसअसेंबल भी हो जाएंगे और जब आप चाहें उनको असेंबल कर लो, तो वो हो गया टेम्पररी जॉइंट। ठीक है। तो अगर हम परमानेंट जॉइंट में कहें कि इसमें भी हम जैसे रिवेटेड जॉइंट हो गया, वेल्डेड जॉइंट हो गया, ये दो टाइप से हम परमानेंट जॉइंट कर सकते हैं। अगर हम सेपरेबल जॉइंट, जो मैं टेम्पररी जॉइंट कह रहा हूँ, उनमें क्या कौन से टाइप के जॉइंट आते हैं, बोल्ट जॉइंट हो गया, की जॉइंट है आपका, ठीक है, और आपका क्वार्टर, आपने देखा हो क्वार्टर जॉइंट को कहते हैं। ठीक है। जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ठीक है। अब परमानेंट जॉइंट में रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट, इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे कि वेल्डेड जॉइंट क्या होता है, रिवेटेड जॉइंट क्या होता है। तो रिवेटेड जॉइंट में आपका जो दो पार्ट को होल्ड करने वाला फोर्स है, जो दो पार्ट को होल्ड करने के लिए जॉइंट हम लगा रहे हैं, वो जो फोर्स उसको होल्ड करता है दोनों पार्टों को। ठीक है। अब जॉइंट करना है मतलब कि कोई ना कोई हम उनको ऐसा कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा कोई उस पर फोर्स दे रहे हैं जो उनको जॉइंट कर रहा है, परमानेंटली अलग नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा, एक ऐसा कोई हमने कुछ करा होगा, तो वो कौन सा फोर्स है उसमें, एक टाइप का मैकेनिकल हम उसमें फोर्स दे रहे हैं। तो मैकेनिकल फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, एक रिवेट ले रहे हैं और उसको ठोक रहे हैं, दोनों साइड से हमने ठोका है, तो उसमें किस टाइप का एक, हम कहते हैं ना क्लियरेंस, या जब अगर हम किसी होल में कोई अगर बोल्ट डालें, अगर वो ईजिली रिमूव हो रहा है अगर हाथ से ही निकालने पर, तो आप कहते हैं कि इसमें होल में क्लियरेंस है। और एक होता है प्रेस फिट, इंटरफेरेंस फिट, मतलब कि अगर आपने उसको एक बार ठोक दिया तो आप हाथ से नहीं निकाल सकते, मतलब कि उसको तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जॉइंट ने, उस बोल्ट ने उन दोनों पार्ट को बिल्कुल कस के पकड़ रखा, बिल्कुल होल्ड कर रखा है, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस फिट। ठीक है। समझ गए। उसमें जो आपका टॉलरेंस है वो ये सब मेट्रोलॉजी का है, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, ये सब मेट्रोलॉजी की पार्ट है, पर इसमें मैकेनिकल फोर्स हम दे रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा है वेल्डेड जॉइंट, इसमें किस टाइप का फोर्स है, किस टाइप का फोर्स इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको जॉइंट कर रहा है, किस टाइप का कर रहा है, एक टाइप का मॉलिक्यूलर फोर्स, एडहेसिव फोर्स। अब क्योंकि जब वेल्डिंग रॉड से आप दो पार्टों को जॉइंट करते हैं, तो जो वेल्डिंग रॉड है वो दो पार्टों को जॉइंट करने का काम करती है। जो वेल्डिंग रॉड का, जो आपने वेल्डिंग रॉड जो चढ़ाई है उस पर, ठीक है, वेल्ड करके, तो वो मोलिकुलर फोर्स की वजह से दोनों जॉइंट हो जाते हैं, एडहेसिव फोर्स की वजह से। समझ गए। तो इसमें इस टाइप का फोर्स है। तो मतलब कि अगर हम वेल्डिंग और रिवेटेड जॉइंट की बात करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर अब बात, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिवेटेड जॉइंट के बारे में, अब रिवेटेड जॉइंट होता क्या है, रिवेट क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल रॉड होती है,
किसी भी मटेरियल की जो सिलेंड्रिकल रॉड है हम, ठीक है, उसको क्या करा हमने, उस सिलेंड्रिकल रॉड को उसके एक सिरे को, दो सिरे होंगे उसके, ठीक है, उसके एक सिरे को, एक पॉइंट को, उसके एक पॉइंट को, जो कोई सा भी पॉइंट है उसमें क्या हुआ आपको पता है, अपसेटिंग प्रोसेस हम जिसे कहते हैं। अपसेटिंग प्रोसेस जान ही रहे हो कि हम किसी भी, अगर हम कोई सिलेंड्रिकल रॉड है उसे हमने होल्ड कर रखा है ऐसे, और यहाँ से मशीन से उसको कोई डाई है किसी शेप की है, उस शेप में हमने ढाल दिया। तो हमने किस शेप में ढाल दिया, इस शेप में ढाल दिया। तो एक टाइप का ये अपसेटिंग हो गया, मतलब ठीक है, ये इसी टाइप की डाई होगी, इस टाइप की डाई में हमने इस सिलेंड्रिकल रॉड के इस प्रोसेस को ढाल दिया। इसके लिए आपको पता काफ़ी ऑटोमेटिक हेडर मशीन आती है, बहुत सारे हैं, आपके कह रहे सिलेंड्रिकल रॉड लगा दो, ऊपर से ऐसे ठोक करके आगे निकल जाता है, फिर दूसरा आता है ठोक के, तो ऐसे करके बहुत सारे रिविट हमारे बन जाते हैं। तो ये हमारा हो गया रिविट। तो इस रिविट में ये पार्ट जो है नीचे वाला, इसको हम हेड कहते हैं, ये पार्ट जो हमारा सैंक हो गया, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अब रिविट इससे जॉइंट कैसे करते हैं, अब ये हमारा बंद तो गया है, रिविट हमारा हो गया कंप्लीट, अब जॉइंट कैसे करेंगे, तो क्या करें, इसमें दो प्रोसेस आते हैं। कौन सी, मशीन से। पहले हम मशीन की बात कर लें। आप हैंड मैनुअल भी कर सकते हैं और मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं। मैनुअल कैसे करें, अब देखो ये मेरे दो पार्ट हैं, अब इन दो पार्टों को आपको जॉइंट करना है। तो इसमें अगर आपने नीचे यहाँ इन दो पार्टों को होल किया, अब ये होल करने के बाद नीचे से आपने रिविट लगा दिया और एक बेस रख दिया, बैकअप बेस, ठीक है, और इसी के शेप का जो हमने ये रिविट है, इसी के शेप का एक बेस हमने यहाँ नीचे रख दिया, और इन दो पार्टों को इसके ऊपर ऐसे होल में डाल दिया, और इसका जो पॉइंट है ऊपर से निकला हुआ है। तो क्या करेंगे, ऊपर से इसी शेप की डाई, जो ये शेप है, इसी शेप की डाई इसके एंड पॉइंट पे रखेंगे, और मैंने कहा मैनुअल, तो हैमर की मदद से, हैमर की हेल्प से इस पर कई बार हम हैमरिंग करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या जब तक ये इसी शेप का ना बन जाए। जैसे ये हमने डाई रखी ऊपर से, इसी शेप की डाई रखी, और हमने ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, और ये इस शेप का बन गया, ठीक है। अब तो ये लास्ट में कैसा बना, ऐसा बन गया। तो ये क्या करा हमने, मैनुअली करा। मशीन भी आती है, ठीक है, जैसे मशीन भी आती है इसे करने के लिए। उसमें क्या होता है कि जो हम हैमर की वजह से हमें मैनुअली करना, हाथ से नहीं करना पड़ता। उसमें क्या होता है, जो ये डाई है ये मशीन पे ही अटैच होती है और हैमर का काम करती है, ठीक है। तो क्या करती है, डाई ही हैमर का काम करती है, और इस पे, और यहाँ पर ये डाई लगातार इसको कंटिन्यूसली फोर्स देती रहती है, इम्पैक्ट करती रहती है, और जब तक ये इस शेप का ना बन जाए। बन गया, ठीक है। अब और ये तो हो गए, हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, मशीन से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप है कि अगर इसका एक डिफरेंट हम टाइप कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बेस पे मतलब जैसे कि अब जैसे ये तो ऑपरेशन जो मैंने बात करी मैनुअली मशीन की सहायता से, ये तो आपका एक ऑपरेशन होगा कि इस ऑपरेशन से कर सकते हैं। अगर हम अब उसमें देखते हैं कि हमारा मटेरियल कि अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें, टेम्परेचर के बेस पे देखें, एक टाइप होता है कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग, ठीक है। अब कोल्ड रिवेटिंग में क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो हम नॉर्मली हमारा टेम्परेचर इस समय है, वही उसी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये प्रोसेस करते हैं जो मैंने बताया। कौन सा वाला, मशीन वाला कर लो या मैनुअली कर लो, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं। तो इसमें कोई टेम्परेचर की दिक्कत नहीं है। कोल्ड रिवेटिंग मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। अब हॉट रिवेटिंग में क्या होता है, हॉट रिवेटिंग में क्या करते हैं, जो रिवेट है उसको उसका जो सैंक है उसको हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। इतना गर्म कर दें कि मतलब कि आपको दिख जाता है ना कि इतना गर्म कर दिया कि लाल हो गया, पिघले ना, मेल्ट ना हो। और वो हर मटेरियल के अलग अलग, हर रिवेट के मटेरियल के अलग अलग होगा टेम्परेचर उसका। अब स्टील के ले लो 1000-1100, ठीक है, क्योंकि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हाई है, तो हम 1000-1100 तक तो कर सकते हैं, क्योंकि 1000-1100 पे ये मेल्ट तो होगा नहीं पूरा, रेड पड़ जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो।
और अगर कोई जैसे एल्यूमिनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 600-700 है तो भाई 1000-1100 तक तो जाएंगे नहीं, वो पिघल जाएगा, है नहीं। तो और जैसे तुम्हारा कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है। तो अब इनमें तो ये 1000-1100 का टेम्परेचर रखेंगे नहीं, ठीक है। और हॉट रिवेटिंग नहीं कर सकते। अब हॉट रिवेटिंग में मैंने क्या कहा, जो हम रिवेट है उसके टेम्परेचर को 1000-1100 तक पहुंचाते हैं, ठीक है। 1000-1100 तक पहुंचाया और हमने क्या करा, यही सेम प्रोसेस करा, 1000-1100 तक पहुंचाया और यहाँ पर रखा और ये। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, ये देखते हैं। अब देखो कोल्ड रिवेटिंग, मेरी बात करो ध्यान से सुनना। कोल्ड रिवेटिंग, अगर रिवेट का साइज, जो रिवेट का डायमीटर है उसका साइज है वो 10 mm से कम है, कोई सा भी रिवेट हो, स्टील भी हो ना, अगर उसका साइज 10 mm से कम है तो उसमें कोल्ड रिवेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे वो हार्ड है पर उसमें तब भी हम कोल्ड रिवेटिंग कर सकते हैं अगर उसका साइज 10 mm से कम है डाया उसका। और एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, जो नॉन फेरस हैं मटेरियल, उनमें हम कोल्ड रिवेटिंग कर सकते हैं। क्यों, समझ गए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, डक्टाइल प्रॉपर्टी रखते हैं, समझ गए, तो कोल्ड रिवेटिंग आराम से हो जाती है। अब हॉट रिवेटिंग हम किस में करेंगे, जिसका साइज, स्टील का साइज़ का अगर डायमीटर 10 mm से ज़्यादा है। और हॉट रिवेटिंग स्टील के केस में ही होती ज़्यादा, क्योंकि उसका टेम्परेचर, क्योंकि वो ज़्यादा अगर साइज़ में ज़्यादा हो गया तो उसको कोल्ड रिवेटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ लो, ज़्यादा उसकी, तो इसलिए हॉट रिवेटिंग उसके लिए बेटर है। अगर ज़्यादा साइज़ का डायमीटर है स्टील का, ठीक है, 10 mm से ज़्यादा हो गया तो हॉट रिवेटिंग बेटर है। बात समझ में आ गई। और दूसरा, और क्या कारण, और हॉट रिवेटिंग का ये एक सबसे बेटर ये है ऑप्शन है कि अगर हम हॉट रिवेटिंग करते हैं तो आपको पता है कि जब किसी भी मेटल को अगर आपने स्टील को गर्म किया तो वो थोड़ा एक्सपेंड होता है, गर्म हॉट करने पर एक्सपेंड होगा। तो यहाँ एक्सपेंड हो गया, यहाँ एक्सपेंड हो गया, मतलब एक्सपेंड प्रोसेस में ही हमने पूरा प्रोसेस करा, यहाँ पहुँच गया, ये प्रोसेस लास्ट हुआ। अब क्या हुआ, कूल होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से कूल होना स्टार्ट करेगा। अब जब यहाँ से कूल होना स्टार्ट करेगा तो जो इसका सैंक है, ये वाला पोर्शन जो अंदर सैंक वाली लेंथ है, ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि एक्सपेंड हो गया। और जैसे कूल होने का, जब कूल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है कि क्या होगा, तो अंदर की तरफ जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, ऐसे करके फोर्स लगाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो उसकी लेंथ है, क्योंकि अब वो एक्सपेंड हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी जो लेंथ है, जो ये लेंथ है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जब कोशिश करेगी तो क्या होगा, तो ये होगा, देखो, तो क्या होगा, ये होगा। क्या होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो जो ये रिविट है, जो ये रिविट के ऊपर से जो ये हेड और पॉइंट है, जो ये हेड और पॉइंट है, तो ये अंदर को इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसको दबाने की कोशिश करेंगे अंदर की तरफ, एक टाइप का तगड़ा, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। और ये कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है, जो होल्डिंग फोर्स लग रहा है, बहुत, ये कोल्ड रिवेटिंग से बहुत अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उससे क्या होगा, जो ये सैंक है, ठीक है, इस पे ये लगेगा भाई, इस पे अंदर की तरफ लग रहा है तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा ना, अपोजिट में, क्योंकि इसकी तरफ नीचे लग रहा है तो इसकी तरफ ऊपर लगेगा। अब जब ये ऊपर की तरफ लगेगा तो जो ये सैंक है खींचेगा, तो इस पे क्या लगेगा, एक टाइप का टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। तो हॉट रिवेटिंग में ये ध्यान रखना, हॉट रिवेटिंग में सैंक वाले पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, ठीक है। और हॉट रिवेटिंग हमारा, तो ये बहुत ज़्यादा होल्डिंग प्रेशर रखता है, तो ये हमारा बहुत यूज़फुल है अगर हम प्रेशर वेसल में यूज़ करें।
जहाँ पर हमको चाहिए कि फ्लूइड टाइटनेस टाइप का, लीक प्रूफनेस टाइप का, मतलब किस टाइप का लीक ना हो, हमें वहाँ पर जो लीकेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि लीकेज अगर नहीं करना है तो वहाँ पर हम हॉट रिवेटिंग यूज़ करेंगे। ठीक है। कोल्ड रिवेटिंग में क्या होगा कि जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है वो बहुत कम लगता है इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है। और अगर हम कोल्ड रिवेटिंग की बात करें तो क्या होता है, जब आपको पता है कि कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, अब देखो दो प्रोडक्ट हैं ऐसे, कोई भी दो हैं मटेरियल, कोई भी दो पार्ट हैं ऐसे हैं, अगर उन पे ऊपर से नीचे कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे स्लिप होने की कोशिश करेंगे, स्लिप होने की अगर ज़्यादा लगाया तो वो दबाए रखेंगे, अगर थोड़ा सा भी लूज हुआ है तो स्लिप होने की कोशिश करेंगे, तो स्लिप होने की कोशिश करेंगे तो जो सैंक है, जो रिवेटिंग का सैंक है, इस पर किस टाइप का स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस। तो कोल्ड रिवेटिंग में हमेशा ध्यान रखना कि शियर स्ट्रेस आता है सैंक में, और हॉट रिवेटिंग में टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब मैं बात करता हूँ होल की, जो हमने रिवेटिंग, जो ये दो मटेरियल हैं, दो पार्ट हैं, इनमें जो होल किया है। अब भाई होल भी तो हमको करना पड़ेगा रिवेटिंग में, ये और भी तो एक ही रफड़ा थोड़ी है, दुनिया भर के रफड़े हैं, होल करो, है नहीं, होल भी करना पड़ेगा। तो होल करने के लिए आपको दो प्रोसेस हम ज़्यादातर लेते हैं, एक पंचिंग और एक ड्रिलिंग। ठीक है। अब पंचिंग क्या है कि हमारा ड्रिलिंग के कंपैरिजन में चीपर प्रोसेस है। ठीक है, चीपर प्रोसेस है पंचिंग का, पर उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें दिक्कत ये है कि एक तो लोकेशन की दिक्कत है, एक्यूरेसी हमको नहीं मिल पाती, कि अगर हमको इस लोकेशन पे अगर मुझे बोल्ट लगाना है तो एग्जैक्ट लोकेशन हमको दोनों प्लेटों में हमारा फिट नहीं बैठ पाता, एक्यूरेसी नहीं हो पाती। अगर कंपेयर करें हम ड्रिलिंग से, ड्रिलिंग में अच्छी खासी एक्यूरेसी है। ठीक है। और पंचिंग में क्या दिक्कत है कि अगर उसमें जो थिकनेस है, उसमें 25 mm की थिकनेस की हम प्लेट की पंचिंग कर सकते हैं। 25 mm प्लेट से कम की जो थिकनेस है वो हमारी सक्सेसफुल रहेगी अगर हम पंचिंग करें। क्यों? क्योंकि अगर 25 mm से ज़्यादा की थिकनेस हो गई तो उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा बड़ा मोटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर किसी भी बड़े मोटे साइज़ के प्लेट पे पंचिंग करो, और वो भी एकदम से आता है ना पंचिंग वाला, एकदम से इम्पैक्ट लोड लगाता है, अब करोगे तो वो ब्रेक होने के, उसकी साइड से क्रैक होने के ज़्यादा चांसेज हैं, जहाँ पर होल करेगा, है नहीं, क्रैक होने के ज़्यादा चांसेज है। तो क्या हुआ कि जो रिवेटिंग होती है यूज कहाँ होती है, केवल जो हमारी थिकनेस है वो अगर कम है, कम थिकनेस में। अब ड्रिलिंग तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे वो बड़ी कम थिकनेस हो या ज़्यादा थिकनेस हो। ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और ठीक है, ये तो पंचिंग मैंने ये ऑपरेशन बता दिया कि होल के केस में क्या है कि पंचिंग चीपर तो है पर कॉस्टली, चीपर तो है पर हमारा इतना एक्यूरेसी और हमको नहीं दे पाती जितना ड्रिलिंग देगा। ठीक है। अब बात कर रहे हैं अगर हम रिवेटेड जॉइंट की, तो रिवेटेड जॉइंट अब आज के टाइम पे ऑब्सोलीट हो गए, मतलब कि उनको अब हटा के वेल्डेड जॉइंट पे हम काम कर रहे हैं। वेल्डेड जॉइंट पे अब ज़्यादा रिसर्च हो रही है, उसी को ज़्यादा एडवांस करा जा रहा है, क्योंकि वेल्डेड जॉइंट इन कंपैरिजन टू रिवेटेड जॉइंट काफ़ी बेटर है। अगर हम तुलना करेंगे, बाद में बताऊंगा मैं। तो पहले के टाइम पे कहाँ यूज होता था, मतलब तो उसको भी डिवाइड करा था हमने रिवेटेड जॉइंट को ना, कि रिवेटेड जॉइंट को हम उसको डिवाइड करा था कि अगर जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे फ्लूइड टाइटनेस चाहिए, लीक प्रूफनेस चाहिए, मतलब कि अगर मुझे फ्लूइड टाइटनेस मतलब कि किसी टाइप का लीकेज नहीं चाहिए, पूरा ना अंदर से बाहर कोई फ्लूइड जा पाए, बाहर से अंदर कोई फ्लूइड एंटर कर पाए, इस टाइप का लीक प्रूफनेस चाहिए मुझे। ठीक है, तो एक तो ये कैटेगरी हो गई। एक दूसरी कैटेगरी जिसमें हमको चाहिए कि स्ट्रेंथ और रिजिडिटी हो। ठीक है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी चाहिए कि मुझे कोई भी दो पार्ट है उनके बीच में जब मुझे जॉइंट करना है तो स्ट्रेंथ होनी, उन दोनों को स्ट्रेंथ जॉइंट करते समय उनके बीच में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और रिजिडिटी। समझ गए? तो एक कैटेगरी ये हो गई कि मुझे दो पार्टों को जॉइंट करते समय ये ध्यान रखना है कि मुझे स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसकी और रिजिडिटी होनी चाहिए अच्छी खासी।
और तीसरे आ गए जिसमें ये तीनों आते हैं कि अगर स्ट्रेंथ भी हो, रिजिडिटी भी हो, फ्लूइड टाइटनेस भी हो और ड्यूरेबिलिटी हो। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि बहुत टाइम तक वो सस्टेन करे, ठीक है। स्ट्रेंथ का आपको पता है, और रिजिडिटी आपको पता है कि रिजिडिटी क्या कि किसी टाइप का उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, मतलब कि डिफॉर्म ना हो, समझ गए, डिफॉर्मेशन ना हो, इस टाइप का मेरे को चाहिए। और फ्लूइड टाइटनेस भी चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी आ गई। अब पहली कैटेगरी जो फ्लूइड टाइटनेस वाली है उसमें कौन कौन सा आते हैं, जैसे प्रेशर वेसल हो गया, ठीक है, आपका बॉयलर हो गया, ये सब आपके फ्लूइड टाइटनेस में आते हैं क्योंकि इनमें हमें लीकेज बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी वाली, इसमें आपके जो ब्रिजेज हो गए, ब्रिज में आपने देखा होगा, जो आपने लोहे के ब्रिज, जो स्टील ब्रिज देखे होंगे ना, जो रेलवे वाले ब्रिज होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कितने सारे रिवेटेड जॉइंट लगे होते हैं, है नहीं, देखना कभी, इतने सारे रिवेटेड जॉइंट होते हैं उसमें अथाह, ठीक है। तो क्या हो गया, ब्रिज हो गया, क्रेन्स हो गई, ठीक है, ट्रसेज हो गए, ये सब चीज़ों में हमें स्ट्रेंथ और रिजिडिटी चाहिए। अब वहाँ तो भाई फ्लूइड टाइटनेस का कोई मतलब है नहीं ब्रिजेज और क्रेन्स में, ठीक है, तो वहाँ तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए और रिजिडिटी होनी चाहिए, है नहीं। अब तीसरे वाले आते हैं जिसमें हमको स्ट्रेंथ भी चाहिए, रिजिडिटी भी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, फ्लूइड टाइटनेस चाहिए। वो क्या है, जहाज, जो हमारे पानी के जहाज होते हैं, पानी के जहाज का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, जिन्हें हम कहते हैं शिप हल्स कहते हैं ना, हल्स ऑफ शिप्स। तो जो बाहर वाले पोर्शन है ना, होता है ना, जहाँ पूरा जो पानी के अंदर का जो पानी के अंदर भी डूबा होता है, जो बाहर से भी होता है, उन्हें अगर देखोगे ना, तो सारे जो जॉइंट करे होते हैं वो सब रिवेटेड जॉइंट से जुड़े होते हैं, सारे के सारे। तो बहुत अतार जॉइंट लगे होते हैं रिवेटेड। क्यों? क्योंकि उसमें भैया हमें स्ट्रेंथ और रिजिडिटी भी चाहिए, टू टाइट गया तो, है नहीं, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी चाहिए, फ्लूइड टाइटनेस भी चाहिए, भाई पानी नहीं घुसना चाहिए अंदर, है नहीं, और ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए कि ज़्यादा टाइम तक रहे। और भाई पानी के जहाज तो कितने टाइम तक समुद्र में ही पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो इसमें चाहिए। तो ये इन तीन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, ये बात हो गई, तो रिवेटेड जॉइंट को इन 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करके चलते हैं। अब तो और ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो रिवेटेड जॉइंट में क्या हो, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि क्या डिसएडवांटेज रहेगा इसका? सबसे पहले इसमें आपको क्या लगता है, रिवेटेड जॉइंट में सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज आपको क्या लगता है? तो पहले चले एडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज वहीं से आ जाएंगे, एडवांटेज की बात करते हैं। एक तो इन्हें हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर वेल्डिंग हमारी यूज़ नहीं हो पाती, समझ रहे हो। अब यार ये क्या होगा कि यार वेल्डिंग यूज़ नहीं हो पाती वहाँ, क्योंकि आजकल के टाइम भी हम रिवेटेड जॉइंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जगह, हर जगह तो वेल्डिंग करनी यूज़ नहीं हो पाते हैं। अब कहाँ, जैसे कि अब वेल्डिंग करने पर आपको क्या लगता है कि क्योंकि वेल्डिंग कर रहे हो तो जो दो पार्ट को आप जॉइंट कर रहे हो, अब भाई वेल्डिंग करते समय हीट तो निकलती है। अब जो उसके जो बेस मटेरियल हैं जिनको आप जॉइंट कर रहे हो, उसमें थोड़ा हीटिंग का इफेक्ट तो आएगा ही, समझे। जॉइंट करने के बाद जब आप वेल्डिंग करते हो ना, तो वेल्डिंग करने के बाद जो हीट निकलती है और उसके जो साइडों में बेस मटेरियल में हीट का जो फ्लो होता है, उससे थोड़ा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं थर्मल आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, वेल्डिंग आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, थर्मल आफ्टर इफेक्ट। जो हमने थर्मल उसको हीट दिया, तो जो उसके बाद का इफेक्ट है, अगर वो हमको नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए, वो भाई कितने ही पार्ट होते हैं जिसमें हमको नहीं चाहिए होता है कि ये हमको नहीं, भाई इसमें हमको इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम रिवेटेड जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब आपको क्या है कि यहाँ पर भाई जो वेल्डिंग है हमारा, वो मोस्टली स्टील पार्ट्स के लिए यूज होता है, मोस्टली अगर आप देखोगे स्टील पार्ट्स के लिए। अब भाई नॉन फेरस मटेरियल के लिए वेल्डिंग नहीं यूज कर पाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, इन सब के लिए आप वेल्डिंग यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रिवेटेड जॉइंट आपको चलेगा,
क्योंकि एल्यूमिनियम, भाई एल्यूमिनियम को आप वेल्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब जा रहे हैं उस डायरेक्शन में वेल्डिंग के, मतलब एडवांस तरीके अपना रहे हैं कि कैसे करें, पर नहीं हो पाती है तो हमको रिवेटेड जॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ये जो नॉन फेरस वाले हैं ज़्यादातर हम इसमें रिवेटेड जॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे फेरस मटेरियल में ही ज़्यादा वेल्डिंग यूज होती है, और रिवेटेड जॉइंट आपका ऐसा है कि जहाँ पर भाई जहाँ पर आपका वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इस टाइप के अगर प्रोसेस हैं जहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा है, इम्पैक्ट लोड ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, इम्पैक्ट लोड ज़्यादा पड़ रहा है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आप वेल्डिंग करोगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि वेल्डिंग क्या है, एक हम उसमें दूसरा मटेरियल ही तो लगा रहे हैं, दूसरा एक टाइप का उसमें हम मॉलिक्यूलर वो तो दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे जॉइंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू जॉइंट कर रहा है, एडहेसिव फोर्स के थ्रू जॉइंट कर रहा है, भाई वो कहीं से भी वो कमज़ोर पड़ सकता है मॉलिक्यूलर फोर्स, इन कंपैरिजन टू जो हम मैकेनिकल फोर्स रिवेटेड जॉइंट में यूज करते हैं, इंटरफेरेंस फीट, उसमें तो क्योंकि वो तो पूरा अंदर उसमें होल करके कराया ना हमने। अब इसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है, अब इसमें इम्पैक्ट हुआ, कहीं वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है वेल्डिंग वाले जॉइंट में, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पर हम रिवेटेड जॉइंट यूज करते हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे मैंने कहा कि जो वेल्डिंग जॉइंट है, अब दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, डिफरेंट टाइप के पार्ट हैं। अब डिफरेंट टाइप के पार्ट मतलब कैसे कि आपने देखा होगा कोई अगर जैसे कोई एक स्टील का पार्ट है, दूसरा आपका कुछ एल्यूमिनियम का है, उन दोनों को जॉइंट करना है, ठीक है, स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, उन दोनों को जॉइंट करना है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर कौन सा वाला, क्योंकि वेल्डिंग आपको जो वेल्डिंग मटेरियल रखना है तो भाई आप नहीं कर पाओगे, कोई स्टील का है कोई एल्यूमिनियम का है, तो भाई वेल्डिंग के हिसाब से करोगे वहाँ। तो उसमें हमारा जो वेल्डिंग का है उसमें हम सोचते हैं कि चलो रिवेटेड जॉइंट से करें, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वेल्डिंग करने के जब डिफरेंट टाइप के मटेरियल आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कोई फ्रिक्शन लाइनिंग है, देखा होगा ना आपने, फ्रिक्शन लाइनिंग हमारी होती है किसमें, कौन सी फ्रिक्शन लाइनिंग, जैसे कि अब कोई मटेरियल है स्टील का, उसमें एस्बेस्टस की फ्रिक्शन लाइनिंग करनी है, एस्बेस्टस की फ्रिक्शन लाइनिंग अटैच करनी है। अब वेल्डिंग तो कर नहीं सकते भाई, तो रिवेटिंग करना पड़ेगा, है नहीं। तो इन चीज़ों में हम जहाँ पर हमारा वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम रिवेटेड करते हैं, ठीक है। पर क्या हुआ कि अगर वेल्डिंग हमारा, आपको पता है कि मैंने कहा ना एल्यूमिनियम एलॉय के हम यूज नहीं कर पाते, तो भाई रिवेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बात हो गई। अब देखो डिसएडवांटेज की मैं अगर बात करूँ, ये तो बात हो गई एडवांटेज की, ठीक है, कि हम एक एडवांटेज ये भी है कि इंस्पेक्शन करने में, अगर हम वेल्डिंग जॉइंट का इंस्पेक्शन करें तो उसमें बहुत कॉस्टली होता है, खर्चा बहुत आता है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन करना होता है, ठीक है। रिवेटेड जॉइंट में ऐसा कोई खर्चे की बात, मतलब इतना कॉस्टली नहीं है इन कंपेरिजन टू वेल्डिंग जॉइंट, केवल थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा अगर कंपेरिजन करेंगे वेल्डेड जॉइंट से कम है, ठीक है। अगर फिर हम ठीक है, तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ही क्या है, सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज रिवेटेड जॉइंट का ऐसा है कि कॉस्टली पड़ जाता है ज़्यादा। अभी मैंने कहा इंस्पेक्शन की, मैंने इंस्पेक्शन की कहा कि अगर इंस्पेक्शन करने में कम पड़ जाता है, पर अगर आप ओवरऑल बात करोगे ना, कि ओवरऑल बात करोगे रिवेटेड जॉइंट ज़्यादा महंगा पड़ जाता है वेल्डेड जॉइंट से। क्यों भाई, इसमें आप देखते होगे रिवेटेड जॉइंट में हमको जब लैप में दो टाइप के जॉइंट होते हैं, लैप जॉइंट करते हैं बट, और लैप जॉइंट होता है हमारा, ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखते हैं, और एक इस टाइप का जॉइंट होता है, ठीक है, जो बट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप रिवेटेड जॉइंट लगाओगे तो इसके ऊपर एक प्लेट रखनी पड़ती है, नीचे से भी प्लेट लगानी पड़ती है, तो डबल स्ट्रेप प्लेट कहते हैं ना, डबल स्ट्रेप, फिर उसमें रिवेटेड लगाने पड़ते हैं,
ठीक है। अब वेल्डिंग में क्या है, ये है और यहाँ पर ऐसे करके एक कोन बना दिया और ऐसे वेल्ड कर, ठीक है। वेल्डिंग में क्या है कि ये दो पार्ट है, बट जॉइंट हो गया, अब बट यहाँ से वेल्डिंग करी और ऐसे करके एक वो बन गया शेप। अब रिवेटेड में क्या है, एक स्ट्रैप प्लेट इसके ऊपर, एक नीचे से, और फिर रिवेटेड लगाते हैं। तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैप की वजह से थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है हमारा। और क्या होता है, आपको होल भी करने होते हैं। अब जितना बड़ा आप अब होल भी करने होते हैं, दोनों प्लेटों में होल करने पड़ते हैं, इस प्लेट में भी होल, इस प्लेट में भी होल। अब दोनों प्लेटों में होल करोगे, फिर उसी होल को आपको जो रिवेट है उसी होल उतने साइज की जो थिकनेस है उतना बड़ा रिवेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मटेरियल ज़्यादा लग जाता है। अगर मटेरियल की इन कंपेरिजन मटेरियल की बात करें रिवेटेड जॉइंट में ज़्यादा मटेरियल लगता है इन कंपेरिजन टू वेल्डिंग जॉइंट, ठीक है। और फिर कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाती है कि किसकी वजह से, स्ट्रैप प्लेट की वजह से तो पड़ती है ज़्यादा, और जो हमने होल किया है उसमें जो मटेरियल ज़्यादा लगा है रिवेट की वजह से, उसकी वजह से भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है रिवेटेड जॉइंट की वो ज़्यादा हो जाती है वेल्डिंग जॉइंट से, ठीक है। और सबसे मेन बात कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि रिवेटेड जॉइंट इतने यूज़ कर लेते हैं। आप ब्रिज और ब्रिज में देखोगे, रेलवे ब्रिज में देखोगे, इतने रिवेटेड जॉइंट यूज होते हैं। अब उसमें भाई अगर आप होल करोगे, क्योंकि होल करा है आपने, डिसकंटिन्यूटी आई है, तो जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी आएगी होल आएगा, तो वहाँ पर तो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा। अब जहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन आया और आपने उसको ऐसी जगह यूज़ किया जहाँ वाइब्रेशन है, जहाँ इम्पैक्ट लोडिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपका फटीग लोड आएगा। फटीग लोड आएगा तो भाई हमारा दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका। अब वेट तो मैंने बताया कि वेट भी ज़्यादा है, कॉस्ट तो ज़्यादा है ही, वेट भी ज़्यादा हो रहा है। वेट ज़्यादा कैसे भाई, डबल स्ट्रैप प्लेट हो गई और आपका इतने सारे होल हो गए, तो वेट ज़्यादा पड़ जाता है, वेट भी ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो एक बहुत ज़्यादा मेन इफेक्ट करता ही है इसके डिसएडवांटेज में, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी रिवेटेड जॉइंट की, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ रिवेट हेड्स। टाइप्स ऑफ रिवेट हेड्स कौन कौन से होते हैं, देखो 5 तरीके के रिवेट टाइप्स हेड हैं, जिसमें पहला है स्नैप हेड, जिसे कहते हैं हम स्नैप हेड, ठीक है। स्नैप हेड कहते हैं या बटन हेड कहते हैं, स्नैप हेड कहते हैं या बटन हेड, इस टाइप का होता है। ये हो गया हमारा सैंक, ये ठीक है, इस टाइप का होता है, इसे कहते हैं स्नैप हेड या बटन हेड, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, अगर इससे हमको जॉइंट करेंगे तो इससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और फ्लूइड टाइटनेस भी मिलेगी, जैसे मैंने कहा स्ट्रेंथ और फ्लूइड टाइटनेस। तो अब भाई आपको पता है फ्लूइड टाइटनेस हमको कहाँ चाहिए, हमको चाहिए प्रेशर में, बॉयलर में प्रेशर वेसल में, ठीक है। इनमें हमको फ्लूइड टाइटनेस चाहिए, तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं किनका स्नैप हेड या बटन हेड, ठीक है। क्योंकि हमको भाई फ्लूइड टाइटनेस चाहिए बॉयलर और प्रेशर वेसल में, तो वहाँ पर हम अब फ्लूइड टाइटनेस चाहिए तो भाई हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है पेन हेड, एक होता है पेन हेड। वो कैसा होता है, वो भी देखो, ये हो गया पेन, ये हो गया सैंक, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। पेन हेड या कोन हेड, पेन हेड या कोन है, कोन से पर दिख रहा है ना, पेन हेड या कोन हेड रिवेट, ठीक है। ये जनरली यूज होते हैं आपके बॉयलर में, शिप हल्स में, ठीक है। बॉयलर और शिप हल्स में यूज होते हैं। अब बॉयलर और शिप हल्स में क्यों यूज होते हैं, क्योंकि ये जो रखते हैं, क्योंकि ये कोरोजिव एटमॉस्फेयर में आसानी से यूज कर सकते हैं हम इनका, कहाँ
बॉयलर में कोरोजिव एटमॉस्फेयर रहता है, कोरोजन रहता है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रहते हैं। और आपका जो शिप हल्स है, शिप का जो हल्स है ना, शिप में पानी का जहाज़ का जो बाहर वाला पोर्शन रहता है वो, ठीक है, जो बाहर वाला पोर्शन है आउटसाइडर वाला, उसमें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि पानी समुद्र में जाते हो तो आपका डिफरेंट टाइप का केमिकल रहता है वहाँ, तो कोरोजिव टाइप के एटमॉस्फेयर में हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? कोन हेड या पेन हेड। और ये क्या है? स्नैप हेड कह दो या बटन है, बटन शेप का है ना, जैसा बटन होता है हमारा, ठीक है। और एक है हमारा काउंटर संक हेड, काउंटर संक हेड, उसमें क्या वो कैसा है? वो सिंपल ऐसा है, देखो ये है काउंटर संक हेड। ये देखो काउंटर संक शेप में है ये, काउंटर संक हेड। इन्हें कहाँ यूज करते हैं? इन्हें जनरली हम इन्हें भी हम जो शिप हल्स है ना उसके बेस में यूज करते हैं, जहाँ पर हमारा जो वाटर, जो पानी का जहाज़ का जहाँ पर जो जिस वाटर के कनेक्शन में, वाटर के संपर्क में, वाटर के कांटेक्ट में जो पार्ट आता है, क्योंकि शिप हल्स वाला जो बेस वाला पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, तो जो वाटर के कांटेक्ट वाला पार्ट होता है उसमें ये यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो ये हेड है, ये इनमें इन दोनों में क्या दिक्कत है कि जो इनके हेड है ना ये बाहर को निकले हुए हैं, समझ रहे हो? देखो इतना बड़ा हेड है इसका, इसका भी इतना बड़ा हेड है। अब ये काउंटर संक हेड क्या है कि ये पूरा उसके बेस में अटैच हो जाता है, बाहर को नहीं निकलता, ठीक है। इनका जो हेड है बाहर को नहीं निकलता, पूरे बेस में अटैच हो जाता है। इनका ये प्रोट्रूडिंग हेड जो कहते हैं ना, प्रोट्रूडिंग, तो ये प्रोट्रूडिंग हेड है। तो इनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि इनका जो हेड है प्रोट्रूडिंग हेड है। अब इसका हेड नहीं है, देखो है नहीं, इसका हेड जो पूरा बेस में अंदर की तरफ चला जाता है, काउंटर संक हेड, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि ये थोड़ा जो जॉइंट है ना उसको कॉम्बिनेशन को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जॉइंट कॉम्बिनेशन को हमारे जो जॉइंट कर रहे हैं उसमें थोड़ा लूज होता है, ठीक है। तो एक बात आई हमारा फ्लैट रिवेट हेड, फ्लैट रिवेट हेड, ठीक है। ये हो गया फ्लैट। इसमें क्या ये क्या है? फ्लैट हेड। फ्लैट हेड मतलब कि इसमें जो ये हेड है ये भी बहुत कम होता है और फ्लैट होता है, फ्लैट शेप में रहता है, और हेड जो है बहुत कम होता है। तो इनको हम जनरली आप नॉर्मल जो घर के शीट मेटल ऑपरेशन होते हैं ना, जो शीट मेटल वाले ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपकी घर पे जो शीट मेटल होगी उनमें जो जॉइंट मिला हुआ मिलेगा, तो वो फ्लैट हेड वाले रिवेट जो होंगे वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हेड भी कम होता है और आपका वैसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि प्रोट्रूडिंग हो रहा है, ठीक है, हेड कम है। ठीक है। और एक लास्ट में है हमारा इसी शेप का पर इसका हेड इसके थोड़ा सा कम है, इसी शेप का है पर हेड जितना ये हेड है इतना बड़ा नहीं, थोड़ा कम। इसे कहते हैं हाफ काउंटर संक हेड। इसमें ये कॉम्बिनेशन होता है स्नैप हेड का और काउंटर संक का, ठीक है। हाफ काउंटर संक हेड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ना हेड कम करना होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हेड हो जाएगा, प्रोट्रूडिंग हेड हो जाएगा तो दिखता भी नहीं है अच्छा, अपीयरेंस भी अच्छा नहीं होता है, और भी जगह दिक्कत करता है कि ऐसे जगह यूज नहीं कर सकते जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोडक्ट है, थोड़ा मतलब है नहीं। पर मैंने कहा ना जहाँ पर हमको चाहिए एक्यूरेसी, जैसे फ्लूइड टाइटनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, तो उनमें तो यूज करते ही हैं हम स्नैप हेड का, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ हेड हो गए। अब वैसे तो इसमें कुछ बस आपको इतना जानना है कि कौन कौन से हेड होते हैं, 5 टाइप के आपके देख लें, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कौन कौन से हेड वाले रिवेट होते हैं ये है बस, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है, चलिए।